नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चैनल का नाम है द ब्यूरोक्रेसी। और पिछले लेक्चर्स में हमने इंडिया की हिस्ट्री की टाइमलाइन को डिस्कस हमने किया था, जिसमें हम लोग डिस्कस करते करते पहुंच गए थे मुगल्स पीरियड में। और मुगल्स के हमने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। पढ़ क्या लिया था मतलब उसकी चर्चा कर ली थी कि कौन सी घटना कब घटी। और हमने ये भी देखा कि कैसे अंतिम मुगल बादशाह औरंगज़ेब था, जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो मुगलों का जो टाइम पीरियड है, ये है तो काफ़ी लंबा चौड़ा। ठीक। और इस लंबे चौड़े टाइम पीरियड में हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मुगलों की राजनीतिक उपलब्धि क्या थी। 1526 से लेकर 1707 के बीच में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं मुगलों के दौरान, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा तो ये मानना है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन उसके कल्चरल एस्पेक्ट से आते हैं। तो उसी पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि कल्चरल एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो आज की हमारी छोटी सी चर्चा मुगल के कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक गतिविधियों से लेकर है। ठीक। थोड़ा सा हम डिस्कशन इसके एडमिनिस्ट्रेशन का भी करेंगे साथ साथ। ठीक। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखिए, बाबर और हुमायूं को अगर देखा जाए तो उनके पास बहुत अधिक समय नहीं था कि वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर दें जो लॉन्ग रन तक चलता रहे। बाबर का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का था और हुमायूं को आपने देखा कैसे वो लड़खड़ाता रहता है, और ऐसी कोई उपलब्धि हमें उसके बारे में देखने को नहीं मिलती कल्चरल वाइज। हुमायूं का जो निर्वासित जीवन है, उस दौरान हम जरूर देख सकते हैं कि हुमायूं को कुछ पेंटर्स की सेवाएं जरूर मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेंटिंग की अगर हम बात करें, चित्रकला की, तो मुगलों की चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के निर्वासित जीवन से शुरू होती है। ठीक। तो कल्चरल एस्पेक्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है, खाली मैं उसकी चर्चा करूंगा। जैसे कि मुगल पेंटिंग्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना होगा हर हाल में। इसको पढ़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक। मेरा ये एक तरह से कह सकते हैं सजेशन है ना। तो पेंटिंग में हम देखेंगे कि कैसे हुमायूं को कुछ फारस के चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त होती हैं, और इस तरीके से मुगल पेंटिंग्स की शुरुआत होती है। अकबर जब शासक बनता है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो पॉलिटिकल अचीवमेंट है वो तो हमने डिस्कस करी ही टाइमलाइन के जरिए। साथ में ये भी हम देखते हैं कि इस 50 साल के जो पीरियड है अकबर का, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इस्टेब्लिश करवाए। ठीक है। जिसमें पेंटिंग एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जा सकता है। तो अकबर के समय में तो लगभग कल्चरल एक्टिविटीज़ के सभी आयामों को छुआ है, न सिर्फ छुआ है, जबकि उसमें एक तरीके से ग्रेटनेस हमको देखने को मिलती है अकबर के समय में। ठीक है। तो पेंटिंग्स में आप जब पढ़ेंगे तो शुरुआत आप करिएगा हुमायूं से, और उन 2 चित्रकारों के नाम आपको बताने होंगे कमेंट में कि जिसकी सेवाएं हुमायूं को मिली थी। पेंटिंग का सिलसिला अकबर के समय में भी जारी रहा, और हम देखते हैं कि अकबर के समय में भी पेंटिंग्स किस तरह से फली फूली। वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर के दरबार में कई सारे विद्वान रहा करते थे, क्योंकि अकबर सिर्फ एक विजेता के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए उसको, जबकि वो एक ऐसा शासक था, सहिष्णु शासक माना जाता है। इतिहासकारों के कलम से हम पढ़ते हैं कि उसने विद्वानों को भी संरक्षण दे रखा था। उसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। अलग अलग प्रतिभा के धनी व्यक्ति आपको अकबर के दरबार में बैठे हुए नजर आएंगे। ठीक है। इनमें से कुछ पेंटर्स भी थे, बसावन है, दसवंत है, उसकी कई सारी चित्रकारियां हैं। तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बड़े ही महीन क्वेश्चन पूछता है कि 3D इमेज, या कह सकते हैं कि जो 3 डायमेंशनल जो हमको एस्पेक्ट या कह सकते हैं कि छाप हमें कब से दिखाई देखने को मिलती है, अकबर के समय से मिलती है। तो अकबर के समय में पेंटिंग्स के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। इनफैक्ट हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, और आपकी भी ड्यूटी है कि आप भी इससे पढ़िएगा। पेंटिंग के संबंध में जहांगीर का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है एज फार एज द मुगल रूलर्स आर कंसर्न,
और चित्रकला इसके समय में अपनी पराकाष्ठा में पहुंच जाती है, ऐसा इतिहासकार हमको बताते हैं। ये जहांगीर की व्यक्तिगत रुचि वाली बात थी कि उसने और कल्चरल एस्पेक्ट में तो उतना विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन पेंटिंग यानी कि चित्रकला उसे काफ़ी प्रिय थी। इसके समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इसके समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी काफ़ी शानदार क्वेश्चन क्रिएट करता है इस वाले सेक्शन से, ठीक है। पता लगाएगा कि जहांगीर के समय में और अकबर के समय में जो पेंटिंग थी उसमें क्या फ़र्क है, इसे पता लगाना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर एंड पेंटिंग ड्यूरिंग द अदर मुगल रूलर्स, ठीक। तो पेंटिंग के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तो जहांगीर वाला जो टॉपिक आएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां को वैसे तो जाना जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम पर, लेकिन पेंटिंग की परंपरा इसके समय में भी जारी रही। अनूप, चित्रा, मुरार, हुनर, ये सारे कुछ ऐसे पेंटर्स के नाम हैं जो शाहजहां के दरबार में रहते थे, ठीक है। शाहजहां के ही दरबार में रहने वाले कुछ पेंटर्स उस समय के उत्तराखंड के गढ़वाल शासकों को भी उनको संरक्षण मिलता है। और किस तरीके से हम देखते हैं कि मौला राम नाम के व्यक्ति गढ़वाल पेंटिंग्स की शुरुआत करते हैं, जो कहीं और के नहीं इसी दरबार से ही थे। पढ़िएगा इसको कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के समय में चित्रकला, मैं जहांगीर के समय में इस समय डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डिटेल में जाना पड़ जाएगा इसमें हमें। शाहजहां के समय में हम देखते हैं कि ऐसी चित्रकारी होने लगी जिसमें राजा को दैवीय रूप में दिखाया जाने लगा, उसके पीछे हैलो साइन दिखाई देने लगा। दैवीय जो गुण होते हैं शासकों के, उस तरीके से राजा को प्रदर्शित किया जा रहा था। तो वो इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा शाहजहां के समय में। बात अगर हम करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब आप जानते ही हैं कि एक थोड़ा कट्टर किस्म का शासक है। शरीयत के अनुसार शासन करता था, और शरीयत के अनुसार जो जो चीज़ें होती थी सिर्फ उसने वही परमिट करी, और शरीयत के विपरीत जो भी कुछ है उसने उसको नकार दिया। कि उसमें पेंटिंग ही क्यों ना हो, ठीक है, म्यूज़िक ही क्यों ना हो, लिटरेचर एक्टिविटीज़ ही क्यों ना हो। तो औरंगजेब के समय में कल्चरल डेवलपमेंट आपको कम से कम देखने को मिलेगा, ठीक। तो एक पक्ष तो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में है पेंटिंग। अब पता लगाते हैं दूसरा एस्पेक्ट क्या है। इसको मैं मिटाता हूं एक एक करके, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं म्यूजिक की, यानी कि संगीत की। तो संगीत के क्षेत्र में भी हम देखेंगे, है ना, म्यूजिक के क्षेत्र में भी हम देखेंगे कि कौन कौन सा डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है मुगल्स के पीरियड में। फिर से वही बात आ जाती है, बाबर और हुमायूं को ऐसा टाइम था नहीं कि वो इन सब चीज़ों में रुचि दिखाएं, क्योंकि वो उस समय ऐसा समय था कि जब एम्पायर को इस्टेब्लिश करने वाली बात हो रही, तो युद्धों में सारा समय बीत रहा था। फिर भी हमें बाबर के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है कि वो एक, है ना, कलात्मक किस्म का व्यक्ति भी है जो कुछ चीज़ों में रुचि रखता था। तो इसकी जो गज़लों की जो वो है कलेक्शंस, उसको दीवान कहा जाता है, दीवान। ये जानकारी मिलती है हमको बाबर के संबंध में, ठीक। म्यूज़िक के संबंध में हम देखेंगे कि हुमायूं के टाइम पे ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हमको देखने को नहीं मिलती। वो डेवलपमेंट भी हम देखते हैं कि अकबर के समय में ही आपको देखने को मिलेगा पूरी तरीके से म्यूज़िक का, ठीक है ना। तो म्यूज़िक की शुरुआत होती है अकबर के समय से। इसके दरबार में कई सारे देख सकते हैं कि संगीतज्ञ रहते थे, है ना, जिसमें से तानसेन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या महफिल सस्ती होगी भाई मुग़लों के दरबार में, कि सारंगी बज रही है, सितार बज रहा है, तानसेन गा रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त समा रहता होगा अकबर के समय में, है ना। तो अकबर के समय में म्यूज़िक के डेवलपमेंट में आपको पढ़ना होगा, थोड़ा विशेष रूप से पढ़ना होगा, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चंस उठाती है, ठीक है। जैसे कि आपको नाम याद आ रहा है मेरे को बाज बहादुर का, है ना। बाज बहादुर को पराजित किया अकबर ने अपने पहले अभियान में, 1561 के मालवा अभियान में। और उसको पता चलता है कि बाज बहादुर में कुछ खास गुण मौजूद हैं। उसका संगीत के संबंध में जो जानकारी है, जब अकबर को ये पता चलता है तो उसको संरक्षण देता है अपने दरबार में। तो अकबर की जो क्वालिटी थी ना,
तो हारे हुए शासक भी उसके मुरीद हो जाते थे। तो उसमें से बाज बहादुर एक है। जहांगीर के समय में भी हम देखते हैं अधिकतर डेवलपमेंट तो पेंटिंग्स में देखने को मिलता है, लेकिन म्यूजिक का भी संरक्षण इसके समय में जारी रहा। लगभग वही चीज़ें शाहजहां के समय में भी जारी रही होंगी। और शाहजहां स्वयं एक अच्छा नृत्य करता था, सूफी नृत्य करने में शाहजहां भी काफ़ी उस्ताद था, इसका भी हमें जिक्र मिलता है। टोडी राग बड़ा पसंद था इसको, है ना, मंत्र मुग्ध हो जाता था इस राग को सुनकर। तो अपने दीवाने खास में महफिल सस्ती रही होगी म्यूजिशियंस की, जहाँ पर ये सारे एपिसोड्स चलते होंगे। अकबर नगाड़ा बड़ा अच्छा बजाता था, ऐसी भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक, और शाहजहां सूफी नृत्य बड़ा अच्छा करता था, और इसमें इसको डांस करते हुए इसका चित्र भी है एक, है ना। अच्छा, अब चलते हैं औरंगज़ेब के उसमें। औरंगज़ेब के बाद हम जब पहुंचते हैं तो फिर से वही बात हमें समझ में आती है, नो म्यूज़िक। वाई नो म्यूज़िक? इस्लाम के विरुद्ध है, शरीयत के विरुद्ध है। तो इसने किसी भी प्रकार की संगीत के संबंध में जो भी डेवलपमेंट हो सकते थे हमको नहीं देखने को मिलते, इसने परमिट नहीं किया उसको। हाँ, एक इनका ऑफिशियल बैंड था, मुगलों का एक ऑफिशियल बैंड था, सिर्फ उसी को बजाने की इजाज़त दी गई थी औरंगज़ेब के समय में, और उस ऑफिशियल बैंड का नाम था नौबत। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नौबत क्या था। नौबत था उनका ऑफिशियल बैंड म्यूज़िक का, जो इनके समय में बजता था, औरंगज़ेब के समय में। बाकी सारे नाच गाने सारे इसने क्या करवा दिए थे, बंद कर दिए थे औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब बड़ा ही इस्लाम की विचारधाराओं से प्रेरित व्यक्ति था, और इसने शान शौकत दिखाने में इसका विश्वास नहीं था। इसका जो ऑफिशियल जो कार्यालय था, है ना, ऑफिस था इसका, उसमें भी इसने जो साज सज्जा के जो भी सामान लगे हुए थे महंगे महंगे, वो सारे इसने हटवा दिए थे। चांदी की दवात में इंक हुआ करती थी, वो हटा दी उसने, मिट्टी की दवात रखी थी। ठीक है, कि ये फालतू खर्चा मुझे पसंद नहीं है, बहुत खर्चा कर दिया शाहजहाँ ने और हमारे बाप दादाओं ने, हमें ये सब फालतू फिजूल खर्ची उसने बंद करवा दी थी। शायद इसने ऐसा इसलिए भी किया होगा क्योंकि शाहजहाँ के समय में जो भी डेवलपमेंट हुए थे, खासतौर पर आर्किटेक्चर के फील्ड में, वो जो आर्थिक बोझ औरंगज़ेब के समय में आया था, संभवतः ये भी एक वजह मानी जाती है कि वाई औरंगज़ेब डिड नॉट, कह सकते हैं कि डिड नॉट अप्रिशिएट ऑल दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 1707 तक के इतिहास की, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, क्या उत्तरवर्ती मुगल शासक, जिसको पोस्ट मुगल रूलर्स कहा जाता है, उनके समय में ये सारी गतिविधियां जारी थी? तो इसका जवाब है हाँ, जारी थी। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी अभी, वो तो थी फारसी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उर्दू इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और हमें नाम याद आता है मोहम्मद शाह रंगीला का, जो कि एक उत्तर मुगल शासक है। मोहम्मद शाह रंगीला, नाम आपको पता ही होगा, है ना, जिसका टाइम पीरियड था, मुझे याद आ रहा है, 1719 से लगभग 1748 के आसपास। इसके समय में तो क्या गजब का संगीत बजा करता था इसके दरबार में। ये खुद भी बहुत ही बड़ा संगीत प्रेमी था। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मुगल का पीरियड अगर देखा जाए तो उसमें सर्वाधिक संगीत का विकास इन लोगों से भी ज़्यादा किसके समय में देखने को मिलता है हमको? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। मोहम्मद शाह रंगीला वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। दरबार में सितार तबला लेके बैठे रहता था, है ना। ये इस पर एक मूवी बनी है, बहुत पुरानी मूवी है, और खुद भी गा रहा है गाना कि इसीलिए तो ये महफिल सजाए बैठे हैं कि हम चराग नहीं दिल जलाए बैठे हैं। इस प्रकार की बातें भी इसके बारे में हमको पता चलती है। मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा रंगीन मिजाज का क्या रहा होगा, शासक रहा होगा। तो एक तो हमने देखा पेंटिंग, दूसरा देखा हमने म्यूज़िक। इसी प्रकार से हमको कई सारी और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कल्चरल एस्पेक्ट मुगलों के समय में, जैसे लिटरेचर एक्टिविटीज़, है ना। लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में भी आपको काफ़ी विकास देखने को मिलेगा औरंगज़ेब के समय, लगभग सभी शासकों के समय में, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पढ़ना होगा आपको, छूट नहीं सकता। तो लिटरेचर एक्टिविटी जारी थी, है ना। और लिटरेचर के संबंध में जब आप पढ़ते हैं और ये मुगलों के बारे में, तो तुज़ुक ए बाबरी का नाम कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं।
जुग ए बाबरी, जो कि चगताई तुर्क भाषा में थी, ना कि फारसी भाषा में। बाकी जो अधिकतर जो हमको लिटरेचर मिलता है मुगल के समय का, वो सारा का सारा फारसी भाषा में मिलता है। ठीक है, फिर से अकबर का नाम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि सर्वाधिक विकास अकबर के समय में ही हुआ। एक अनुवाद विभाग बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अकबर ने अनुवाद विभाग बनाया, है ना, और उसमें कई सारे जो प्राचीन ग्रंथ थे उसका अनुवाद फारसी भाषा में करवाया है। रामायण, महाभारत, है ना, लीलावती और वेदों का, है ना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इसके समय में हो रही हैं, और समझ सकते हैं कि दीज पीपल आर नॉट अ नॉर्मल रूलर। इनको लगभग सभी चीज़ें इनके समय में हमको विकसित होते हुए देखने को मिलेंगी। जहांगीर की आत्मकथा मिलेगी आपको, हुमायूं के संबंध में भी आपको काफ़ी किताबें मिलेंगी, है ना, तारीख़ राशिदी है, कानून हुमायूनी है। अकबर के समय में तो आपको बेतहाशा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा लिटरेचर एक्टिविटीज़ में, अनुवाद विभाग बनाया गया है। जहांगीर के समय में भी आपको लिटरेचर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, शाहजहाँ के समय में भी आपको लिटरेचर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फिर वही बात हमको करनी पड़ेगी औरंगज़ेब के संबंध में, कि औरंगज़ेब ने इसको भी क्या है, वर्जित माना। और बड़े मज़े की बात यह है कि चोरी छिपे औरंगज़ेब के समय में लिटरेचर का सर्वाधिक विकास हमको देखने को मिलेगा, बड़े मज़े की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो ये जो लेक्चर है खाली ये बताने के लिए है कि मुग़लों का जो कल्चरल जो डेवलपमेंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी की कोशिश रहती है कि इन्हीं सब क्षेत्रों से क्वेश्चन वो क्रिएट करे। पुराने साल के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे भी, बड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। तो मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ, जो आपको अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उसके लिए सतीश चंद्र की किताब पढ़िए आप। सतीश चंद्र की मेडिवल इंडिया शानदार किताब है, और यूपीएससी काफ़ी हद तक इस बुक को फॉलो करती है। यकीन से कह सकता हूँ कि सतीश चंद्र मेडिवल इंडिया में, विपिन चंद्र मॉडर्न इंडिया में, आर.एस. शर्मा एंशिएंट इंडिया में, यूपीएससी काफ़ी हद तक इसी के इर्द गिर्द घूमता है। पढ़ेंगे पता चलेगा कि किस तरीके से सतीश चंद्र ने क्रिटिकल तरीके से इतिहास को लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 एस्पेक्ट हो गए। इसी प्रकार हमें मुगल्स के समय में आर्किटेक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, अर्थात स्थापत्य कला। स्थापत्य कला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इनके समय में, और इसका निर्माण तो हम देख लेंगे कि बाबर के समय से देखने को मिल जाता है। बाबर के समय कुछ खास बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती, क्योंकि उसका एक जो मिलिट्री जनरल है मीर बाकी, उसने अयोध्या का मस्जिद बनवाया था, जिसके बारे में सारी महाभारत आज तक जारी है। ठीक है, अयोध्या का मस्जिद जो है ये इसी के मिलिट्री जनरल ने बनाया था, जिसका नाम था मीर बाकी। और इस मस्जिद को कब डिमोलिश किया गया? 6 दिसंबर 1992 को। बहुत पुरानी बात नहीं है। ठीक, मौजूदा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। स्थापत्य कला में हम देखेंगे हुमायूं के समय भी कुछ बिल्डिंग्स बनी, जैसे कि दीन पनाह नाम की एक बिल्डिंग है, जहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, दीन मतलब जो दीनहीन है, उनके लिए एक शरण स्थल का काम करती थी वो बिल्डिंग, जिसका नाम था दीन पनाह। और उसी में उसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, पुस्तकालय, और उसी की सीढ़ियों से वो गिर के मरा भी था। ठीक है, और बस यही कुछ बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलेंगी इसके समय में, हुमायूं के समय में। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे अकबर के समय में स्थापत्य कला भी आपको विकसित होते हुए देखने को मिलेगी। आगरे का किला है, और जो फतेहपुर सीकरी नाम की जो इसकी राजधानी है, वहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स आज भी देखी जा सकती हैं। कई सारे पर्यटक वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। दीवाने आम है ना, और पंचमहल है, अनूप तालाब है। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर देखिए तो आपको सब कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक, इसी प्रकार से जहांगीर के समय में आपको पता ही है पेंटिंग्स का दौर चल रहा था, लेकिन सर्वाधिक विकास आपको देखने को मिलेगा शाहजहाँ के समय में, क्योंकि शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहा जाता था। उसने कई सारी शानदार इमारतें बनवाई। जब तक आगरा रहा, कुछ इमारतें आगरा में बनती हैं, लेकिन इसने राजधानी शिफ्ट कर दी थी दिल्ली में अपने कार्यकाल में 1648 के आसपास। शाहजहानाबाद नाम का एक टाउनशिप बनाई इसने। ठीक है, अकबर के समय में आपको मीना बाज़ार का भी जिक्र मिलेगा, चांदनी चौक का भी जिक्र मिलेगा आपको। फूड यानी कि जो खान पान था, ये भी किस तरीके से भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, ये भी आपको जानना होगा। ठीक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
ताजमहल अबव ऑल, जो भी कंस्ट्रक्शन हमको मुगल्स के होते हुए दिखते हैं उसमें एक ताज की तरह नज़र आता है, क्राउन की तरह नज़र आता है ताजमहल, जिसके संबंध में क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, लेकिन कभी कभी यूपीएससी चाहे जब मन करे उसका बना सकता है और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर वही बात, औरंगज़ेब के समय में ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन हमको देखने को नहीं मिलता, इस्लाम के विरुद्ध मानता है, लेकिन फिर भी हमें बीबी का मकबरा नाम की एक इमारत के बारे में जानकारी मिलती है जो उसने अपनी बीवी रबिया उद दुर्रानी के क्या नाम है स्मृति में बनाई थी। हुमायूं टॉम्ब का नाम सुना होगा आपने, ये भी एक खूबसूरत सी इमारत है जो दिल्ली में मौजूद है और इसको ताजमहल का प्रीकर्सर माना जाता है, और जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में उसको ताजमहल का उत्तरगामी माना जाता है। तो ये सारी बातें मुगल्स के बारे में पढ़नी होंगी हमें, तभी कुछ हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और थोड़ा दिक्कत ये है कि ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, थोड़ा सा कम्बरसम टास्क लगता है कभी कभी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बट शर्तें एग्ज़ाम की कुछ ऐसी हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। लेकिन वंस यू गेट द फील ऑफ दिस थिंग, तो फिर एग्ज़ाम पास करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। यही काम आपको फटाफट करना है कि यूपीएससी आखिर चाहती क्या है, बाकी स्टेट पीसीएस आपसे चाहते क्या हैं, इस पर भी काम करिए और निश्चित ही आपको 1 2 3 ईयर्स में सफलता मिल भी जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही और मिलते हैं जल्दी ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।